हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरा वीडियो एक जो है मौखिक टेस्ट लिया हूँ सभी स्टूडेंट का, यदि आप लोग नहीं देखे हैं उसे तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर उसे देखिएगा। और दोस्तों इसमें जो है कुछ ऑक्सीकरण संख्या जो आईएससी में पूछ लिया जाता है, ऑक्सीकरण संख्या और आईयूपीएसी निम्न जटिल यौगिकों का यानी कि उप संयोजन यौगिकों का, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अभी तक मैं मॉडल सेट 2 बना चुका हूं। मैं हर एक मॉडल सेट को एक एक दिन बीच कर करके बनाता हूं, रेगुलरली नहीं बना रहा हूं। क्यों नहीं बना रहा हूं? क्योंकि मज़ा ही नहीं आएगा यदि रेगुलरली पढ़ने लगे तो। थोड़ा सा भयकम लेकर के पढ़ने में कुछ मज़ा ही अलग है, समझते हैं ना। हाँ, तो चलिए फटाफट हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये केमिस्ट्री का मॉडल सेट 3 है जो इंटरनेट पर वाला है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे लाल, आप लोगों के लिए मैं जो कहिएगा जी जान लगा देंगे, जान कहिएगा तो जान दे देंगे, प्राण कहिएगा तो प्राण दे देंगे। केवल आप लोग एक शेयर कीजिए, बस आप लोगों से यही उम्मीद है और कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, कह रहा है गोताखोरी में श्वसन के लिए। गोताखोरी मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए क्या होता है इसे। मतलब पानी के अंदर में जो ना होता है नेभी वाला सा, अरे यार नाभिक सा, नेभी वाला सा, जल से ना, वही सब मतलब कि क्या क्या चीज़ मिलाए हुए रहते हैं। तो जानते हैं हीलियम और ऑक्सीजन मिलाए होते हैं। ऑक्सीजन गैस तो होबे करता है, उसके साथ हीलियम क्यों मिलाया रहता है? ध्यान दीजिएगा, हीलियम सबसे हल्का अक्रिय गैस है, इसलिए उसको जो है ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाया जाता है। क्योंकि हीलियम का, सुनिए ध्यान से, हीलियम परमाणु संख्या 2 में है, नियॉन परमाणु संख्या कै में है? तो 10 में है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। हीलियम बहुत हल्का गैस है, इसलिए वायुयान के टायर में भी पूछे तो हीलियम में गैस, और गोताखोरी वाला भी पूछे तो हीलियम में गैस। मेरा बात समझ गए ना? कारण भी मैं बताता हूँ भैया, हम डाउट क्लियर सर ही हैं। कह रहा है कि जेनॉन डाइफ्लोराइड की संरचना कैसी है? देखिए, जेनॉन के दोनों तरफ से एफ सरिया दीजिए, ठीक है, एफ सरिया दीजिए। तो देखिए तो ये एक रेखा में है कि नहीं? तो ये रैखिक हो गया, एक रैखिक, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ए मेरे प्यारे लाल, कह रहा है कौन सा वर्ग तलीय है? तो मेरे प्यारे लाल, आप लोग जानते हैं कि वर्ग तलीय दोस्तों XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है। मेरा बात तो आप लोग जरूर समझ रहे होंगे और आप लोगों को खोपड़िया में एकदम ढूंक जावत होंगे, समझे ना? हाँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे सुंदर लाल कि निम्नलिखित में किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम है? तो देखिए हम सबसे साधारण बात बताते हैं, इसमें गलती रहे या सही रहे, समझे, गलती रहे या सही रहे। कह रहा है सबसे कम परमाणु त्रिज्या। तो सुनिए, जिसका जिसका परमाणु आकार छोटा होता है ना, उसका परमाणु संख्या छोटा होता है, और जिसका आकार छोटा होगा उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो छोटा हो जाएगा, तो स्कैंडियम हो जाएगा। क्योंकि स्कैंडियम का 21 होता है, जिंक का 30 होता है, ठीक है। और लोहा, कोबाल्ट, निकेल, समझ रहे ना? लोहा का 26, कोबाल्ट का 27, और निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। और लोहा कोबाल्ट है ना, लोहा कोबाल्ट और निकेल ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। याद रखिएगा मेरे प्यारे लाल, हम जो भी फैक्ट बताते हैं खोपड़िया में एकदम डाल देते हैं। हाँ, अब आगे देखिए, 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व कहाँ से आते हैं? तो हम बताएं ना कि परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक होता है, ठीक है। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी के देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला मैं वीडियो एगो डाला हूँ, ठीक है। अगर वो वीडियो देख लेते हैं ना, तो जैसे CR पर प्लस का विन्यास कैसे होता है, संक्रमण तत्व के विन्यास क्या है, अंतर संक्रमण तत्व के विन्यास क्या है, D ब्लॉक के क्या है, F ब्लॉक के क्या है, S ब्लॉक का क्या है, S और ऑर्बिटल के आकार कैसा होता है, P ऑर्बिटल के आकार कैसा होता है, समझिए ना कि उसका पूरा खरे खानदान हम डाल दिए हैं। मतलब मान लीजिए कि पूछा कि सोडियम किस वर्ग का तत्व है या किस वर्ग का, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, या आप लोगों को कैल्शियम के पूछ दिया जाए कुछ भी, तो समझ लीजिए मेरे भाई कि हम जो बात बताते हैं ना तो एकदम डाउटे क्लियर कर देते हैं। लेकिन जानते हैं हमारे वीडियो कोई ज़्यादा नहीं देख पाता, क्यों? क्योंकि हम अच्छा से समझाते हैं। और एक और फैक्ट होता है कि हम ज़्यादा झोल झाल नहीं बोलते। ज़्यादा झोल झाल बोलेंगे ना तब ये हमारा वीडियो देखेगा, हम यही बात जानते हैं। लेकिन हम झोल झाल काहे बोलेंगे? हमारा वीडियो अब की बार पूरा नहीं ना देखेगा तो अगले बार देखेगा भैया। हमारा वीडियो हमेशा 1 साल बाद मतलब वायरल होता है। क्यों वायरल होता है? क्योंकि हम सर्चिंग वीडियो बनाते हैं। ज़रूरत के मुताबिक कोई भी सर्च करेगा तो ISC के आप लोग कोई भी क्वेश्चन सर्च मार दीजिए, मेरा ही आएगा, याद कर लीजिए। आगे कह रहा है कि संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो देखिए आप लोगों को मैं ये फैक्ट ऐसा मैं समझाऊंगा कि आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। मैग्नीज जो है ना दोस्तों +7 तक दर्शाता है, समझे, ऑक्सीकरण अवस्था। मैग्नीज सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, समझ गए ना? हाँ, अब आगे करा है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि D ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो गया, बाद बाकी गलत है।
तो दोस्तों आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। निम्न से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो निम्नलिखित में अयुग्मित भी निकालना मैं सिखा दिया उसी में। आप लोगों को मैं जो कह रहा हूँ देखने के लिए पूरा देख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है मेरे भाई। ठीक है, NI, ठीक है, ये निकेल होगा NI पर, सॉरी एन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर -3 है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे की ओर, कह रहा है मेरे भाई कि संक्रमण तत्व में प्लस मतलब तत्व का विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था ये दे दिया है, इसकी परमाणु संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि कह रहा है कि ऑक्सीकरण भी दे दिया है +3, समझ रहे हैं ना। तो इसका परमाणु संख्या क्या है, आर्गन के 18 I4 हुआ तो 22, तो 22 में कौन होता है, तो 22 हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरा बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 22 है, अब +3 दे दिया है, तो इसमें 3 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, तो 25 हो गया। समझ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। मैं बताऊंगा ना एकदम खोपड़िया में डाल दूंगा, समझे। आगे का कौन सा यौगिक रंगीन यौगिक है, तो ये हो गया कॉपर डाइफ्लोराइड जो है दोस्तों रंगीन यौगिक है। कॉपर डाइफ्लोराइड जो है रंगीन यौगिक है, ठीक है। आगे करा जटिल यौगिक यह दे दिया, इसका आयनों की संख्या मतलब बिलियन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी। आयनों की संख्या यानी कि आप लोगों को इसमें से आयन निकालना है कि कितना आयन होगा 100। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ एक फैक्ट, इसका भी मैं बता देता हूँ कि इसका तो 3 होगा, मगर 3 कैसे होगा सो ध्यान से सुनिएगा। Cl2 पर माइनस होता है, ठीक है, तो ये जो है इस पर क्या प्लस के काम करेगा, तो +2 हो गया। तो Cl2 मतलब Cl पर एगो माइनस होता है तो 2 हो गया, इस तरफ अमोनिया उदासीन है तो 0 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या को ही हम लोग आयन की संख्या कहते हैं, या तो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या वही मैं बात बता रहा हूँ कि आप लोग को मैं निकालने का तरीका सिखा चुका हूँ, आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कह रहा है कौन सा प्रसंकरण दर्शा रहा है, कॉपर, ठीक है, टेट्रा एमिनो कॉपरेट। तो कौन सा यह दर्शा रहा है प्रसंकरण, तो मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, DsP2। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन आंतरिक ऑर्बिटल जटिल आयन है, तो कौन सा जटिल आयन है, तो आयन है लेकिन जटिल आयन कौन सा है, तो हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोगों से बस मेरा एक ही उम्मीद है, एक लाइक और एक शेयर, और कुछ नहीं। आगे कह रहा है आंतरिक ऑर्बिटल जटिल आयन तो हो गया है, चलिए एक बार और पूछ दिया है ना, ये तो मैं बताइए दिया हूँ कि ऑप्शन नंबर ए है। अब कहता है क्या होता है जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म के सूत्र देखिए CH और Cl3 और सनलाइट से अभिक्रिया करा देंगे, यानी कि HNU या सनलाइट लिख दीजिए। तो इसको हम लोग जब छोड़ देंगे हवा में तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा आप लोग कि ये विषैला फॉस्फीन गैस बनाता है, PH3, यह विषैला फॉस्फीन गैस, ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे की ओर क्या है सो ध्यान दीजिए, अणुसूत्र C5H11Cl है, तो यह इसमें कितने समावयवी संभव है। तो इसको जो है दोस्तों समावयवता बनाने का मैं तरीका भी सिखा चुका हूँ, लेकिन इतना बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि आप लोग को बार बार मैं डिस्क्रिप्शन में देता रहूँ। तो मैं जो बात बताया हूँ डिस्क्रिप्शन में देने का बात उसे तो जरूर देख लीजिएगा, जो दिया हुआ रहेगा उसको जरूर देखिएगा मेरे भाई। आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसे देखना बहुत जरूरी है, वो देखने से आप लोगों को बहुत ऑब्जेक्टिव बनेगा और सब्जेक्टिव भी, दे दनादन एकदम भैया था, दे दनादन। तो दोस्तों 8 समावयव इसका संभव है। तो चलिए आप ध्यान दीजिए आगे की ओर। आगे की ओर देखिए कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर, देखिए क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ठीक है, तो इसको हम लोग NaOH के साथ गर्म कर देंगे, NaOH के साथ गर्म कर देंगे, गर्म मतलब डेल्टा। तो यह क्या बना देगा, तो दोस्तों 16 का जो हो जाएगा आप लोगों को क्या बना जाएगा, फॉर्मेट, क्या बनाएगा, सोडियम, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट बनाएगा कि क्या बनाएगा, तो दोस्तों सोडियम आप लोग जानते ही हैं कि सोडियम हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हैं, तो सोडियम फॉर्मेट बना देगा, ठीक है, बात समझ गए एकदम। तो आप लोग नहीं समझ आए तो कौन समझेगा। फिनॉल को जस्ता के साथ गर्म करते तो देखिए फिनॉल का सूत्र होता है ये वाला, ठीक है, इस पर OH रहता है निकला, इसको जिंक के साथ गर्म करते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन और जिंक ऑक्साइड बन कर निकल जाता है, तो आप लोगों को बन जाता है बेंजीन। तो ये बेंजीन बन गया, तो कहाँ है बेंजीन, तो ऑप्शन नंबर C बेंजीन बन जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया जब ब्रोमोन जल के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, तो फिनॉल की अभिक्रिया जब ब्रोमोन जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, तो दोस्तों आप लोगों को बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कैसे बनता है सो ध्यान दीजिए यहाँ पर,
ये फिनॉल है, इसको हम लोग Br2 से, ठीक है, और जल के साथ अभी क्रिया करा देंगे तो यह जो है आप लोगों को क्या बना देगा, यहाँ पर फिनॉले रहेगा, एगो यहाँ पर Br रहेगा, ठीक है, एगो यहाँ पर रहेगा और एगो यहाँ पर रहेगा। तो यही हुआ आप लोगों को रिएक्शन होता है पूरा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है फैक्ट, अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इथाइली डाईइथाइल ईथर एवं एन ब्यूटेनॉल क्रमशः है। तो क्या है, तो डाईइथाइल ईथर एवं एन ब्यूटेनॉल क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यह एक प्रकार का क्रियाशील समावयव है, क्योंकि इसमें ईथर में बॉन्ड ओ होता है और अल्कोहल में बॉन्ड OH होता है, यही फर्क है। तो ये दोनों क्रियाशील के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर। निम्न में कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है। तो सर्वाधिक अम्लीय कौन है निम्न में से। तो दोस्तों निम्न में से मतलब मेटाक्लोरोफिनॉल। फिनॉल उदासीन FeCl3 से विलयन के साथ कैसा रंग देता है। तो फिनॉल को जब इससे अभिक्रिया कराएंगे फेरस ट्राइक्लोराइड से तो कैसा रंग देता है। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, क्या रखिएगा, तो बैगनी रंग देता है। कैसा रंग देता है, तो बैगनी रंग देता है। चलिए आगे की ओर। ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु दोस्तों मेरे भाई आप लोगों को मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा sp3 होता है, क्योंकि एल्केन के अनुसार वो बदलता है। जो भी एल्केन में आता है वो sp3 दर्शाता है, एल्किन में आता है sp2 और एल्काइन में आता है तो sp, ठीक है। चलिए आगे की ओर अगला फैक्ट देखते हैं। आगे क्या कह रहा है 23 नंबर में, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। IUPAC नेम प्रणाली में एसीटोन को 2-प्रोपेनॉन कहा जाता है या प्रोपेनॉन कहा जाता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है CH3COCH3, ठीक है, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CH3, ऐसा ऊपर से O और CH3। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि C2H5CN के जल अपघटन कराने पर क्या बनता है। तो यानी कि इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड। प्रोपेन नाइट्राइल दोस्तों इसका IUPAC ने पूछ चुका है एक बार आप लोगों को 12th क्लास में, मतलब सब्जेक्टिव में पूछ चुका है, समझे ना। इसका कॉमन नेम होता है इथाइल साइनाइड और IUPAC नेम प्रोपेन नाइट्राइल। क्या होता है, प्रोपेन नाइट्राइल। तो दोस्तों मैं पूरा फैक्ट आप लोगों को बताता हूँ, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर हमसे जुड़े रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अब की बार 35 में 35 गर्दा उड़े 30, समझे ना। हाँ एकदम तो मेरा सुंदर लाल, आप लोग गर्दा नहीं उड़ेगा तो कौन उड़ेगा, खूब लाल ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे, तो जब भी देखिए C2H5 CN है ना, जब भी इसको जल अपघटन कराइएगा तो हमेशा कार्बोक्सिलिक में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप लोग अमोनिया के साथ गर्म करिएगा तो एसिडामाइड बनाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल को अमोनिया से मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल को देखिए, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र ये होता है, ठीक है। अमोनिया में मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट यानी कि NH4 के साथ AgNO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या जानते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं श्वेत अवक्षेप प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो श्वेत अवक्षेप। क्या प्रदान करता है, तो श्वेत अवक्षेप, ठीक है। चलिए आगे की ओर। इसी परीक्षण को बनता है तो श्वेत अवक्षेप, लेकिन इसी परीक्षण को तो सिल्वर दर्पण परीक्षण कहते हैं। परीक्षण कहता तो ये वाला मारते, लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, तो सफ़ेद अवक्षेप। अब आया कर अमोनिया एसीटेट को ज़्यादा गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो अमोनिया एसीटेट, तो अमोनिया एसीटेट को ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या हम लोगों को प्राप्त होगा, सो पूछ दिया है। तो दोस्तों एसीटामाइड, तो एसीटामाइड का सूत्र देखिए CH3CONH2 होता है, ठीक है, एसीटामाइड। इसका ही IUPAC ने होता है इथेनामाइड, ठीक है, कहीं पूछ न लिया जाए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अरे भैया देखिए आप लोगों के लिए मैं गर्दा छोरान बनाता हूँ, तो गर्दा छोरान बनाता हूँ तो गर्दा छोरान देखिएगा तब ना मेरे भाई। देखिए फॉर्मिक अम्ल एवं एसिटिक एसिड में विभेद करने के लिए किस अभिकर्मक का व्यवहार किया जाता है। तो देखिए इस सिंपल सी बात है, और दोनों का सूत्र भी मैं लिख करके बताऊंगा, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का। सबसे पहले इसका मैं फैक्ट बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों टॉलेंस अभिकर्मक जो है फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक एसिड को अंतर बतलाता है। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, तुरंत मैं बताया हूँ, इसी को कहता है मेथेनोइक एसिड। फिर एसिटिक एसिड को कहता है CH3COOH। मैं इसका IUPAC नेम सभी चीज़ मैं डाल चुका हूँ, अगर आप लोग देखते होंगे तो एकदम ठीक है, समझ गए ना। टोटल मैं डाल चुका हूँ IUPAC नेम वाला भी। तो देखिए तो CH3 लगता है तो एसिड हो जाता है, H लगता है तो फॉर्म हो जाता है। तो इसका नाम इथेनोइक एसिड है, इसका IUPAC नेम भी पूछ दिया जाता है आप लोगों को,
तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। एमीन में एन का प्रसंकरण होता है, तो एमीन कह रहा है ना, तो sp3 मारिएगा हमेशा। या अमोनिया में भी पूछेगा तो ये sp3 मारिएगा। क्या मारिएगा? 1 मिनट। एमीन में एन का प्रसंकरण होता है, तो एमीन में एन का, हाँ सर चलिए ठीक है, sp3 प्रसंकरण क्या होता है? sp3 प्रसंकरण एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर। रतौंधी में आज मैं मौखिक टेस्ट लिया हूँ, उसमें मैं ये पूछा था, तो विटामिन ए होता है, समझे ना? रतौंधी रे ए रतौंधी। अब देखिए, अब विटामिन B12 साइनोकाइलिन है, ठीक है, ई है टेकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन सी है, समझते हैं ना, एस्कॉर्बिक एसिड। अब आए करा विटामिन सी की कमी से कौन सा, देखिए ये भी मैं क्वेश्चन पूछा था, तो एस्कॉर्बिक होता है। देखिए अब मैं ये भी पूछा था विटामिन डी के कमी से, तो रिकेट्स नामक होता है। और विटामिन बी के भी मैं पूछा था, बेरी बेरी रोग। और रतौंधी तो आप लोगों को मैं बताइए दिया हूँ कि विटामिन ए के कारण होता है। तो दोस्तों ये मैं आज पूरा चर्चा किया था, आप लोगों को मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, मन होगा तो देखिएगा, नहीं मन होगा तो नहीं देखिएगा। उसमें जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में पूछा हूँ पूरा एक्सेप्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। उसका मात्र 10 टेस्ट ले लूँगा, आप लोग यदि देखते हैं तो आप लोगों को भी उससे तैयारी हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो शरीर द्वारा क्या नहीं बनाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, शरीर द्वारा विटामिन कभी भी नहीं बनेगा। एंजाइम बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, हार्मोन बन जाएगा, लेकिन विटामिन तो फल फूल में पाया जाता है, ठीक है, कच्चे पदार्थ में। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म कौन है? तो डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म क्या है? तो दोस्तों गुएनिन, एडिनिन, साइटोसिन। गुएनिन, एडिनिन, साइटोसिन। गुएनिन, एडोसिन, एडिनिन और साइटोसिन। तो दोस्तों यही है, दोनों में समान भस्म है। डीएनए का कार्य क्या है? तो दोस्तों डीएनए का कार्य क्या है? तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि डीएनए के आरएनए को संश्लेषित करना, आवश्यक प्रोटीनों को संश्लेषित करना, आनुवांशिक विशेषताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब आगे दूसरे पीढ़ी में ले जाना। तो ये सब ये डीएनए का कार्य। अब आगे कह रहा है कि ये भी वाला देखिए, ये वाला भी मैं पूछा था आप लोगों को कि H3PO2 क्या होता है? तो एक भास्मिक या एक प्रोटॉनिक। H3PO2 क्या होता है? तो एक भास्मिक एक प्रोटॉनिक। यहाँ पर 3 दे दिया, H3PO3, तो 2 भास्मिक या 2 प्रोटॉनिक। और यहाँ पर 4 का देगा तो 3 भास्मिक 3 प्रोटॉनिक। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित देखिए, हम जो भी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं भैया, तो आप लोग को वो एग्जाम में पा लिया जाता है। लेकिन देखिए हमको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, लेकिन हमारा पास जो सब्सक्राइबर कम है, बस इतना ही की अंतर है और कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु आयन चुंबकीय है? तो अणुचुंबकीय कह रहा है। कौन सा? अणुचुंबकीय है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अणुचुंबकीय कौन सा है? तो मैं आप लोग को बता ही देता हूं कि अणुचुंबकीय जो दोस्तों Zn पर +2 है। आगे कह रहा है फ्लक्स में उपस्थित अशुद्धि को तो गैंग कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। फ्लक्स में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। 2 धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब है क्या कह रहा है कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो दोस्तों ये सभी ऑक्सीकरण संख्या मैं निकालना सिखा चुका हूँ, तो इसका 0 होगा, आप लोग जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। दवा बुखार को कम करता है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग एंटीपायरेटिक, मैं दवा वाला भी मैं बना चुका हूँ वीडियो, पूरा दवा वाला ये सब बताया हुआ है, एकदम दवा के बारे में, रोग के बारे में, कैसे दवा खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कहाँ पर उपयोग करना चाहिए, कैसे कौन सा दवा का किसने खोज हुआ और कैसे दवा बनता है, मैं पूरा डिटेल्स में बना चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो समझ में करते हैं कि बहुत बेकार बात है, समझे। हाँ तो चलिए दोस्तों आगे की ओर 40 नंबर के आंसर आप लोगों को हो गया, सी हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। मिथाइलेमीन को बनाया जा सकता है तो कौन सी अभिक्रिया द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिथाइलेमीन को हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। सभी लोगों को हम कहते हैं कि ऐसे तैयारी करें कि एग्जाम में क्वेश्चन तरस खा जाए कि भैया कैसा स्टूडेंट आ गया है जो पूरा के पूरा दागले है। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किस अभिक्रिया द्वारा? तो दोस्तों याद रखिएगा, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में किस अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। तो इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। देखिए अल्काइल हैलाइड ये हो गया, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, इसको NaOH के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो सोडियम हैलाइड बनकर निकल जाएगा, ये सट जाएगा। तो एगो हटा के एगो सटा के जो भी अभिक्रिया होता है उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। योगात्मक मतलब क्या होगा कि इधर करवाना हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, या तो डबल रहेगा इधर बायां साइड में और ट्रिपल, तो उसको देख करके मार दीजिएगा योगात्मक। और विलोपन मतलब क्या होगा कि बायां साइड में सिंगल रहेगा, बाद वाला में इधर रिएक्शन के चिन्ह होगा ना इस तरफ, इधर हमेशा डबल या ट्रिपल रहेगा, तो समझिए कि वो विलोपन अभिक्रिया है।
अब कह रहा है कि डिहाइड्रोजनेशन, तो जल अपघटन कराएगा जिस अभिक्रिया में, उसको यही अभिक्रिया कहेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फैक्ट, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा तगड़ा तगड़ा वीडियो लाता हूँ कि गुड मॉर्निंग में उठ करके जरूर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।